अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शुरू करते हैं आज की चटपटी, धमाकेदार और गरमा-गरम कॉफ़ी के साथ एन्जॉय कीजिएगा मेरा आज का व्लॉग। ठंडी-ठंडी सर्दी में गर्माहट की तमाज़त के साथ आज भी गरमा-गरम खबरों में जो पहली खबर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ, उसमें फिर आज मुझे आपसे शाबाश चाहिए। और शाबाश किस चीज़ की? देखिए, 2-3 दिन पहले ही मैंने अपने व्लॉग में आपको ये बात बता दी थी कि बुशरा बीबी ने इजलास बुलाया है। मैंने उस दिन की भी शाबाश आपसे लेनी है जिस दिन मैंने आपको बताया था कि बुशरा बीबी जेल से रिहा हुई हैं और बाकायदा तौर पे वो पार्टी की बागडोर सँभालेंगी। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों का आपस में झगड़ा और 36 का आंकड़ा चल रहा है। और फिर उसके बाद फाइनली मेरी वो खबर सच्ची साबित हुई। बुशरा बीबी ने पार्टी को टेक ओवर किया। पार्टी के लोगों ने, जिसमें शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत जैसे लोगों ने कहा, हमें नहीं पता था कि बुशरा बीबी जो हैं वो इस तरह करेंगी। उन्होंने ये कहा कि नहीं अभी तक तो हमें ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि खान साहब कभी भी अपने घर की औरतों को जो है वो नहीं इन्वॉल्व करते किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स में। फिर आपने देखा कि बुशरा बीबी ने लाहौर आते आते पेशावर का रुख किया। फिर आपने देखा कि किस तरह से पेशावर एनेक्सी में उन्होंने रिहाइश इख्तियार की। फिर आपने देखा कि किस तरह से वो वहाँ पर जल्द से जुलूसों के लिए लोगों को बुला रही हैं, अपने MPs MNAs को, जो उन्होंने कहा। लेकिन स्पेसिफिकली जो मुझे आपसे शाबाश चाहिए, वो चाहिए कि आपको याद है मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि बुशरा बीबी ने तमाम MPs और MNAs को बुलाकर धमकियाँ दी हैं। उन्हें कहा है कि हर MPA 5,000 और हर जो MNA वो 10,000 बंदा लेकर ना आया, अगर कोई पहले गिरफ्तार हुआ, अगर उसके साथ ये हुआ, वो हुआ, तो हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। बुशरा बीबी ने नहीं सोचा कि ये जो शख्स है ये पार्टी के अंदर कितने सालों से खिदमत सर अंजाम दे रहा है, ये पार्टी का कितना लॉयल है, ये इमरान खान का कितना लॉयल है। नहीं, बुशरा बीबी को जिस तरह पहले ख्वाब आता था और वो इमरान खान को कहा करती थी कि मुझे ख्वाब आया और ये सब कुछ करो, उसी तरह बुशरा बीबी ने तमाम लोगों को बुलाकर इस तरह हुक्म सादर किया कि उन्हें लगा कि ये सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी। अब शाबाश जरा मुझे आप इस चीज़ की दें कि वो ऑडियो फाइनली कॉल जो है वो बुशरा बीबी की लीक हो गई है और उसमें मिनो अन लफ्ज बलफ्ज जो मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली वही अल्फाज हैं। खुद सुन लीजिए। आप लोगों को वहां से जाना पड़ा, इसलिए प्लीज मेहरबानी से आज आप अपनी 3 ऑप्शन जो इन्होंने एक टीम बनाई होगी वहां पे दे दीजिए। दूसरा काम ये कहा है कि जब भी कोई काफिला अपनी जगह से जो आप डिसाइड करेंगे घर ऑफिस जिधर से इकट्ठा होकर मेन रोड पे जाने से पहले वो MNA MP टिकट होल्डर सदर जनरल सेक्रेटरी एक वीडियो बनाएगा। सिर्फ ट्रांसपोर्ट की वीडियो नहीं, खाने का मैं दिखाऊंगा। उन्होंने कहा वीडियो आप अंदर से हर बस की गाड़ी की बनाएंगे कि अंदर आप कितनी आवाम लेके आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ आपने वर्कर को नहीं लेना, आपने आवाम को भी अपने साथ शामिल करके उस जॉब पे पहुंचना है। फिर उन्होंने ये कहा था कि हर काफिला, हर MNA MPA सदर सेक्रेटरी अपना WhatsApp को भी रखते, क्योंकि इन्होंने उससे शायद इंटरनेट बंद कर दें या इतना स्लो हो जाए कि आप एक दूसरे को मैसेज नहीं भेज सकें। मैसेज के लिए आप अपने लड़के तैयार रखें जो बाइक पे एक दूसरे को आपको मैसेज दें। आपके फोन का सिस्टम, मीडिया का सिस्टम आपने अपने साथ रखना है। जो इंटरनेशनल मीडिया साथ रख सके वो इंटरनेशनल मीडिया रखेगा। जो यूट्यूबर्स यानी कि मीडिया में आपकी जो आपकी मूवमेंट है इस्लामाबाद पहुंचने तक की, इस्लामाबाद की, वो आवाम में एक पल जानी चाहिए और फिर सब अपने आप में भी कुछ जिम्मेदारी उठाएंगे। आपके साथ में का कोई वर्कर जख्मी होता है या उसके घर में कोई मसला है तो उस हल्के के MNA MPA सदर सेक्रेटरी मिलके उस ऐसे नहीं होगा कि इसका वजह से हमेशा होता है कि आपके वर्कर चले जाते हैं और हल्के के लोगों को पूछते नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उन वर्कर्स का ख्याल भी रखना पड़ेगा, उनके घर को भी देखना पड़ेगा। अच्छा जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खान ने कहा है कि जिसके पास सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होंगी वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा, क्योंकि आप चाहे वो 25 साल या 30 साल पुराना हो। उसकी बहुत सी वजह ऐसी है कि बहुत से लोग खुद ऐसे भी होते हैं जो कि पहले ही पुलिस को कॉल कर देते हैं कि हमें फलां जगह से पकड़ो। तो इस दफा ये चीजें नहीं चलेंगी, क्योंकि ये जो जंग है ये सिर्फ खान की आज़ादी की नहीं है, ये हमारे मुल्क की आज़ादी की है। दूसरी शाबाश मुझे दीजिए कि मैंने आपको कहा था कि शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत ने भी ये अल्फाज कहे थे कि बुशरा बीबी अपने बच्चों को क्यों नहीं लेकर आती और दूसरों के बच्चों को मरवाने की बात करती हैं। शानदाना गुलजार का ऑडियो तो पिछले व्लॉग्स में आपको सुनवा चुकी हूँ, लेकिन शेर अफजल मरवत का सुन लीजिए। बीबी जो आपको 10-10 हजार लोगों को लाने का कह रही है,
पहले उनसे तस्दीक करो कि क्या वो खुद आए। अच्छा जी, अब उसके बाद अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं कि इमरान खान ने कॉल दी है जी 24 नवंबर की कि बाहर निकलो, और उस पूरी मुहिम का, उस पूरे जलसे जुलूस का नाम रखा है डू एंड डाई। डू और डाई का जो इन्होंने ये बनाया है, यानी कि मारो या मरो, इस तरह वापस नहीं आना। ये हुक्म है जी खान साहब का और बुशरा बीबी का। अब ऐसे में आपको मैंने बताया था गुज़श्ता रोज़ के व्लॉग में कि एपेक्स कमेटी का जो इजलास है वो होना था। तो अब जो एपेक्स कमेटी है उसका जो इजलास होना था वो एकदम मुलतवी हो गया। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि खबर आई थी कि शहबाज शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर अगले दिन वो हुआ। अब जनाब एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें अहम रुकन ने गंडापुर को नसीहत की, मरियम नवाज ने सख्त लहजा अपनाया, वजीर आला KPK ने पुरसुकून जवाब दिया। ये क्या कहानी है? ये जो अंदर की कहानियां बहुत सारे लोग जानना चाहते थे तो आपके सामने रख देती हूँ। एपेक्स कमेटी के इजलास में कमेटी के एक अहम रुकन जो हैं उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को नसीहत की कि वो खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाज की रैलियां पंजाब लाने से गुरेज करें, क्योंकि ऐसे सियासी इकदाम से बैनुस्समाई हम आहंगी को नुकसान पहुंच सकता है। ये इसलिए उन्होंने नसीहत की होगी कि आपको याद है कि पिछले दिनों में जो गंडापुर है उन्होंने मरियम नवाज के बारे में बड़े नाजेबा अल्फाज कहे थे और कहा था कि हम ढोल बजा कर आएंगे, और इस तरह का तासुर देने की कोशिश की थी कि खुदा न खास्ता मरियम नवाज की बारात लेने आ रहे हैं। और फिर आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर ने लास्ट टाइम क्या किया था कि जो खैबर पख्तूनख्वा की मशीनरी है उसको इस्तेमाल किया था, और 1122 के अहलकारों को और पुलिस के अहलकारों को सिविलियन के कपड़े पहनाकर, वर्दियों के बगैर जो है वो दूसरे कपड़े पहनाकर वो उनको सिविलियन जाहिर करके अपने साथ लेकर आए थे। फिर आपको याद होगा कि वो सब यहाँ पर पकड़े गए थे, और पकड़े जाने के बाद जब उन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए थे तो उसमें उन्होंने बताया था कि जनाब हम तो अहलकार हैं। फिर उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि 1122 की गाड़ियां जो ये लेकर आए थे वो पंजाब ने फिर अपने कब्जे में कर ली थी। पिछले दिनों वहां पे एक फैक्ट्री में आग लगी तो फिर वो रो रहे थे ना, पीट रहे थे कि भाई मशीनरी जहां इस्तेमाल होनी चाहिए वहां इस्तेमाल नहीं करते और जाके पंजाब में छोड़ के आ जाते हैं। अब गुज़श्ता रोज़ जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें जिन लोगों ने शिरकत की है उसमें आर्मी चीफ थे, DGISI थे, DGMI थे, DGIB थे, तमाम सूबाई वज़राए आला थे, अहम वफाकी वज़रा थे और दीगर जो थे उन्होंने इसमें शिरकत की। अब आपको बताऊं कि गुज़श्ता रोज़ यानी इतवार जो गुजरा है उस दिन जो अली अमीन गंडापुर ने बताया था कि वो एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे और इमरान खान और PTI को दरपेश मुश्किलात के ऊपर बात करेंगे। अब आपको बताऊं कि कमेटी के इजलास में अली अमीन गंडापुर ने पार्टी की मुश्किलात का बताते हुए कहा कि बानिया PTI इमरान खान बगैर किसी जुर्म के जेल में है। क्या ये कह देने से गंडापुर के ये बात मान ली जाएगी कि वो बगैर किसी जुर्म के जेल में है? अच्छा, बाखबर ज़राए जो है उसने एक हमें बात बताई, अंदर की बात मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहले ये मसला उठाया था कि कैसे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हमले की तर्ज पर पेशावर से इस्लामाबाद तक एहतजाजी रैलियों की क़यादत करते हैं। उन्होंने निशानदही की कि ऐसे एहतजाज से जानो माल का भी नुकसान होता है। उन्होंने तनकीद की मरियम नवाज ने, तो इस पर मरियम नवाज की तनकीद के जवाब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने PTI को ख़ुसूसन पंजाब में दरपेश मसाइल और इमरान खान से मुतल्लिक बात करते हुए कहा कि PTI के बानी चेयरमैन 1 साल से बगैर किसी जुर्म के जेल में कैद हैं, हमारा लीडर जेल में है, हमारे कारकुनों को तंग किया जा रहा है। एपेक्स कमेटी यानी मरियम नवाज कह रही हैं कि कैसे एक वज़ीर आला किसी दूसरे सूबे का सारे लोगों को लेकर, मशीनरी को लेकर एक दूसरे सूबे के ऊपर आकर हमलावर होता है, और उसके बदले में वो जवाब क्या दे रहे हैं? हमारा लीडर बेगुनाह जेल में कैद है। भाई चलो फर्ज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आपका लीडर जो है वो बेगुनाह कैद है, तो उसे मरियम नवाज ने छुड़वाना है, आपने पंजाब से आके उसको रिहा करवाना है? कैसी बातें करते हैं। एपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक एक और जरिए से जो खबर मुझ तक पहुंची है वो ये है कि मरियम नवाज का जो लबो लहजा है वो सख्त हो गया, लेकिन गंडापुर ने अवामी तासुर के बरक्स, जिस तरह आमतौर पर वो तकारीर करते हैं, ऊंची ऊंची गरजते हैं, बरसते हैं, बदतमीजी करते हैं, लेकिन वहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि वो भीगी बिल्ली बने हुए थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने नरम लहजा अपनाते हुए पुरसुकून अंदाज से जवाब दिया कि दोनों वज़राए आला के दरमियान मजीद कोई बहस उसके बाद नहीं हुई, यानी बड़े आराम से जवाब दिया और उसके बाद बहस बंद हो गई। अली अमीन गंडापुर जो थे एपेक्स कमेटी में, कुछ लोग कह रहे हैं पुरसुकून थे, जो PTI के फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि गंडापुर जो है वो बड़े पुरसुकून थे, जबकि जो दूसरे पार्टीज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनकी बिल्ली वहां पे मरी हुई थी, क्योंकि वहां पे DGISI भी थे, आर्मी चीफ भी थे, वज़राए आला भी थे, तो उन्होंने सख्त लबो लहजा वहां पर इख्तियार नहीं किया क्योंकि वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ बैठे हुए थे। यानी मज़ेदार बात यह है कि पीछे जो है ना वो इस्लामाबाद पुलिस के जो हेड थे वो बैठे हुए थे,
साथ में मोहसिन नकवी बैठे हुए थे और साथ ये मोहतरम बैठे हुए थे। अच्छा, नकवी और गंडापुर के करीब जो हैं कुर्बत का इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें लग रहा है कि पसे पर्दा कुछ हो रहा है। अ, यानी जो ज़राए हैं उन्होंने कहा है कि लग रहा है कि गंडापुर का और नकवी साहब का कुछ हो रहा है। जब कुछ ज़राए से पूछा गया तो गंडापुर या कमेटी के किसी और रुकन ने पीटीआई और हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात की, तो उन्होंने कहा कि इजलास में ऐसी कोई बात नहीं हुई। और दोनों वज़राए आला की जानिब से अपनी बात कहे जाने के बाद एपेक्स कमेटी के एक अहम रुकन ने गंडापुर को तफसीलात बताई कि केपी के पंजाब में एहतजाजी रैलियां लाने से बैनसवाई जो हम आहंगी है उसको नुकसान हो सकता है, इसलिए इस इकदाम से गुरेज किया जाए। यानी गंडापुर को वहां पर कहा गया कि भाईजान बाद में नहीं कहना, आप मत करिए ये सब कुछ। तो उस पर जो है वो पीटीआई को उन्होंने कहा कि चाहिए कि वो पंजाब से अपने वोटर्स और हामियों को सूबे में एहतजाज के लिए मुतहर्रिक करें। तो अब उसके बाद गंडापुर को ये सब कुछ क्यों कहा गया, क्योंकि आपको पता है कि अभी 2 दिन पहले गंडापुर जो हैं उन्होंने अल जिहाद के नारे लगवाए हैं। और उसमें जिस तरह खान साहब का एक तरीका वारदात होता था कि कोई भी इजलास या जलसा करने से पहले या कोई धरना करने से पहले वो लोगों से क्या लेते थे, ओथ लेते थे। इन्होंने भी ओथ लिया कि कसम खाओ कि जब तक मर नहीं जाते वापस नहीं आएंगे। गंडापुर वहां पे भीगी बिल्ली बन के बैठे रहे, बाहर आके अल जिहाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। अब इसके ऊपर जो हमारे आर्मी चीफ है उनका रद्देमल आ गया, और वो लोग जो ये कहते थे कि जनाब आर्मी चीफ जो हैं ऑब्वियसली वो खुद तो डायरेक्टली कोई रद्देमल नहीं देते ना, एक इदारा है, इदारा जो है वो अपना रद्देमल देता है। लेकिन आर्मी चीफ ने जो अब की बार 2 टोक बात की है ना, वो बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर है। क्या कुछ उन्होंने कहा आपके सामने रख देती हूँ। उन्होंने कहा जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, हमें काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ सैयद जनरल आसिम मुनीर उर्फ हाफिज साहब डंडे वाली सरकार, उन्होंने कहा कि हम आइन पर और पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी के जिम्मेदारी जो है वो हमारे ऊपर आयद होती है। जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, हमें काम करने से रोकेगा, उसको नताइज भुगतना होंगे। नेशनल एक्शन प्लान की जो एपेक्स कमेटी का इजलास है उससे खिताब में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी खुद सिपाही है, और उसे जंग में कोई यूनिफॉर्म में है तो कोई यूनिफॉर्म के बगैर है, हम सबको मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। उन्होंने कहा कि आइन हम सब पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, हमें काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। तीसरी बार कहा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना अपने शोहदा की कुर्बानी देकर पूरा कर रहा है। आपको बताती चलूं कि शहबाज शरीफ की सरबराही में नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास वजीर आजम हाउस में हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI समेत इंटेलिजेंस सर्विसेज के जो 4 सूबों के वज़राए आला हैं उन्होंने भी शिरकत की। इसके अलावा मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। कमेटी को खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनके ऊपर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, और कमेटी ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस पर भी इत्मीनान का इजहार किया। और आपको ये भी बताऊं कि शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने क्या रद्दअमल दिया। उन्होंने कहा कि फैसला करना है कि धरने और लॉन्ग मार्च को करना है या तरक्की के लिए काम करना है, ये कहा उन्होंने। अच्छा, बाय द वे एक यहाँ पर इससे पहले कि शहबाज शरीफ की पूरी बात आपको बताऊं, फैसल वाउडा जो है वो आई रोज जो भी प्रेडिक्शंस करते हैं वो सच्ची साबित होती हैं, लेकिन PMLN के वो बड़े बैरी हैं, बड़े उनके खिलाफ हैं। और शहबाज शरीफ के बारे में उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी मुर्दा लाश बन चुके हैं, एक ऐसी बदबूदार लाश बन चुके हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो है ना बड़ा मसला बन गई है। ये कहा है जी फैसल वाउडा ने शहबाज शरीफ के बारे में कि वो एक मुर्दा लाश बन गया। भाई बंदा पूछे फैसल वाउडा से, वैसे रद्दअमल के तौर पे पूछा गया था ये अपने राना सनाउल्लाह साहब से भी, लेकिन उन्होंने हंसी में बात टाल दी। बात यह है कि फैसल वाउडा साहब आप ये देखें कि जब से हुकूमत की बागडोर संभाली है शहबाज शरीफ ने या नून लीग ने, कौन सा ऐसा काम है जो वो नहीं कर रहे? कौन सी ऐसी एलिजिबिलिटी है जो उनके पास नहीं है? कौन सा ऐसा तरीका कार है जो उनको हुकूमत चलानी नहीं आती? कौन सी ऐसी मेहनत है जो वो नहीं कर रहे? आपको मैं बताऊं शहबाज शरीफ के बारे में, वो 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे के लिए सोते हैं, 20 घंटे वो काम करते रहते हैं। इतना काम करते हैं कि देखने वाला उनको देख देख के थक जाता है, लेकिन वो काम करने से नहीं रुकते। इस उम्र में आके माशाल्लाह वो इतने एक्टिव हैं, बीमारी के साथ, कैंसर जैसे मूजी मर्ज से सर्वाइव करने के बाद
اور اگر آپ مریم صاحبہ کو دیکھیں تو میں نے تو ان کے ساتھ پورا دن گزارا ہے. میرے جیسی ینگ انرجیٹک لڑکی جو ہے نا، یقین کریں انہیں دیکھ کے میں رونے والی ہو گئی تھی. کیونکہ جہازوں کے اندر آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں جہازوں کے اندر بیٹھ کے انسان جھولے لیتا ہے؟ نا جی نا. جہاز کے اندر، ہیلی کاپٹر کے اندر بیٹھنے سے پہلے آدھا گھنٹہ تو ہیلی کاپٹر کا پنکھا ہلتا رہتا ہے، اور وہ جو ہوائیں اڑتی ہیں، وہ جو مٹی آپ کے اندر آتی ہے، اڑتی ہے، آپ کے اوپر گرتی ہے، جو شدید گرمی میں ہماری بری حالت ہوئی، پانی کو ترس گئے ہم وہاں پر. لیکن جس طرح مریم نواز وہاں پہ اتنی ایکٹیو ہو کے، وہ شرمس فارمنگ کے لیے جس دن ہم گئے تھے مظفر گڑھ، جو ہماری حالت ہوئی، لیکن ماشاءاللہ کمال ہیں وہ خاتون. جتنا انہوں نے کام کیا نا، سیلیوٹ کرنے کو دل کر رہا تھا. تو بس شرم آنی چاہیے نا. اگر آپ کا ملک کو ایک پارٹی، ایک جماعت لے کر چل رہی ہے، محنت کر رہی ہے، تو پھر آپ کو کیا تکلیف اٹھتی ہے؟ کون سا انقلاب آپ کے اندر جو ہے نا وہ نکلتا ہے؟ بہرحال آپ کو بتاؤں، شہباز شریف کی سربراہی میں نیشنل ایکشن پلان پر ایپکس کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا تھا. اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، اور میں نے آپ کو بتایا کہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور تمام ڈی جی آئی ایس آئی کے سمیت جتنے بھی انٹیلیجنس سروسز کے ادارے ہیں وہ سب وہاں پہ موجود تھے. اور وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی معیشت سب کی کاوشوں سے استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں معاشی اور ترقی اور خوشحالی چاہیے، اور اس کے لیے ملک میں معاشی اور سیاسی استحکام اہم ہے. اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو پھر کیسے چلے گا سب کچھ؟ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں، اور آرمی چیف کے دو ٹوک بیان سے کیا آپ اتفاق کرتے ہیں، اور گنڈا پور کے وہاں پہ بھیگی بلی بننے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.